आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जी। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है एक दस्तावेज से जिसका शीर्षक है एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना, त्रासदी और जांच। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका मतलब क्या है। जी, बिल्कुल। ये घटना वाकई बहुत बहुत दुखद है। हाँ, और ये कई वजहों से ना चौंकाती भी है। एक तो बिल्कुल नया ड्रीमलाइनर विमान था जी, 7878 लेटेस्ट तकनीक वाला। और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद गिर गया। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। हाँ, ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। ये 12 जून 2025 की बात है। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन VT-ANB, हाँ। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निकला था जी। और टेक ऑफ के सिर्फ 33 सेकंड बाद ही। हाँ, लगभग 33 सेकंड। उस वक्त विमान कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था। और बस वहीं से अचानक नीचे। जी, अचानक तेजी से नीचे आया और अहमदाबाद में ही वो मेघानी नगर इलाका है, हाँ। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गया। ओहो, और विमान में कुल 242 लोग थे। जी, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। लगभग सभी। हाँ, और जमीन पर भी, क्योंकि वो रिहायशी इलाके में गिरा, कम से कम 39 लोगों की मौत हुई वहां भी। हाँ, कई लोग घायल भी हुए। ये तो बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। निश्चित रूप से। और जैसा हमने कहा, इस सब के बीच वो एक शख्स। जी, विश्वास कुमार रमेश ब्रिटिश भारतीय नागरिक थे। सीट 11A पर थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास। हाँ, शायद इसी वजह से। लेकिन फिर भी मलबे से घायल हालत में निकल पाना। हाँ, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और ये जो मानवीय पहलू है ना, बिल्कुल ये इस त्रासदी को और भी भारी बना देता है। सही बात है। एक तरफ हम विश्वास की कहानी सुनते हैं, जिन्होंने बाद में अपने भाई के शव को कंधा दिया, जो उसी फ्लाइट में थे। ओहो। और दूसरी तरफ मुंबई में को पायलट क्लाइव कुंदर की अंतिम यात्रा हुई। ये सब बहुत मार्मिक है। हाँ। परिवारों के लिए तो ये कभी ना भरने वाला जख्म है। बिल्कुल। और ये पहचान की प्रक्रिया भी। अब तक 211 शवों की DNA पहचान हुई है। 189 परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। ये भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। क्या कुछ पता चला है अब तक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, दोनों। ये जांच के लिए सबसे अहम सुराग होते हैं। भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये जांच कर रही है। तो जांचकर्ता किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? अभी क्या थियरीज हैं? अभी कई संभावनाएं देखी जा रही हैं, जैसे क्या दोनों इंजनों में एक साथ कोई प्रॉब्लम आ गई थी, थ्रस्ट फेलियर जिसे कहते हैं, या फिर कहीं लैंडिंग गियर खुला तो नहीं रह गया था, या विंग फ्लैप्स की सेटिंग गलत थी। ये सब शुरुआती सवाल हैं। और एक और बात सामने आई है विमान के किसी खास सिस्टम को लेकर। हाँ, वो RAT वाली बात। जांचकर्ताओं को शक है कि शायद विमान का जो इमरजेंसी पावर सिस्टम है, रैम एयर टर्बाइन। RAT, ये क्या होता है? ये एक छोटा टर्बाइन होता है। अगर विमान के मेन इंजन या पावर सिस्टम फेल हो जाए तो ये हवा के दबाव से घूमकर जरूरी बिजली और हाइड्रोलिक पावर बनाता है। अच्छा, एक तरह का बैकअप। जी बिल्कुल। लेकिन ये अपने आप तभी चालू होता है जब बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो, मतलब मेन सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए हों। तो अगर ये चालू हुआ था तो ये किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। जी हाँ, ये जांच का एक अहम बिंदु है कि ये क्यों और कैसे एक्टिवेट हुआ, अगर हुआ तो। और इस जांच में भारत अकेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जटिल जांच है। AIB के साथ अमेरिका की NTSB, FAA, बोइंग कंपनी खुद, विमान बनाने वाली कंपनी। जी, और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस और ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल हैं। सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये वाकई चिंता की बात है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। ड्रीमलाइनर को काफी सुरक्षित और आधुनिक माना जाता है। तो एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए इसके बाद? एयर इंडिया ने फौरन अपने बाकी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच शुरू की।
उनके बेड़े में 33 ड्रीमलाइनर हैं। अच्छा। इनमें से 26 को तो सुरक्षित पाया गया है, वो उड़ान भर रहे हैं, बाकियों की जांच अभी चल रही है। और कोई कदम? हाँ, उनके जो बोइंग 787 और 777 विमान हैं, उन पर अतिरिक्त मेंटेनेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं, एहतियात के तौर पर। इसका असर उनकी उड़ानों पर भी पड़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। एयर इंडिया ने जुलाई मध्य तक, मतलब कुछ हफ्तों के लिए, अपनी जो वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, हाँ। उनकी कैपेसिटी करीब 15% कम कर दी है, जांच और रखरखाव के चलते। और एक और सवाल जो उठ रहा है, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास इतनी घनी आबादी का होना। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जमीन पर जो जाने गईं, उससे ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या एयरपोर्ट के इतने करीब इस तरह की बसावट सुरक्षित है। तो आगे क्या उम्मीद करें? जांच रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, ब्लैक बॉक्स का डेटा और सीवीआर की रिकॉर्डिंग को एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में एक विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। जांच किन मुख्य चीजों पे फोकस करेगी? 2 मुख्य पहलू हैं। एक तो तकनीकी खराबी, क्या विमान में कोई दिक्कत थी, और दूसरा मानवीय भूल, क्या पायलट या क्रू से कोई चूक हुई। दोनों एंगल देखे जाएंगे। जी हाँ, सच सामने लाना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा डीजीसीए यानी भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी, हाँ। उन्होंने भी एयर इंडिया की सभी उड़ानों की एक बड़ी सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की प्लानिंग की भी समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक भयानक त्रासदी है। लगभग सभी यात्रियों की मौत सिवाय एक व्यक्ति के जो चमत्कारिक रूप से बच गए। जी। जांच काफी पेचीदा है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं और इसका असर एयर इंडिया के ऑपरेशन और एविएशन सेफ्टी पर बहुत गहरा पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये हादसा न सिर्फ विमानों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हाँ। उनमें एयरपोर्ट के आसपास की प्लानिंग और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शायद इन दोनों ही पहलुओं पर तकनीक और शहरी नियोजन हमें नए सिरे से और गंभीरता से सोचना होगा। जी बिल्कुल। ये सबक बहुत महंगा पड़ा है, लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है।